गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ रही है वो आपके पास +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ कि आप ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ओके, और जितना भी हो सके लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा और एक्साइटमेंट होगी ऐसी वीडियो बनाने में, ताकि आप तक मैं अच्छे से और बढ़िया सा जो नॉलेज है वो आपको मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँ, मतलब ट्रांसमिट कर पाऊँ, और आप ऐसे बोल सकें कि आपको मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे पास आ रहा है वो है 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको बोला जाता है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट आएगा कि साइंस क्या होती है। ठीक है, तो साइंस की हम बात करें तो साइंस आपके पास क्या होती है। तो साइंस जो वर्ड है वो आपके पास लैटिन वर्ड है, जो कि आपके पास अ, जिसका मीनिंग होता है सेनिटा। सेनिटा से ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड सेनिटा से ड्राइव किया गया है, जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, अभी देखिए साइंस की हम डेफिनेशन की बात करें तो साइंस आपके पास डिफाइंड की जाती है। साइंस इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशंस। मतलब साइंस एक ऐसा जो हमारे पास सब्जेक्ट है जहाँ पे हम जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए जाते हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद उसको हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, और उस टेबुलर फॉर्म में जो रखते हैं, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सारा हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? साइंस में स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशन है साइंस की। देखिए साइंस की अलग अलग ब्रांचेस आती हैं। अभी जो अलग अलग ब्रांचेस आती हैं वो तो मैं आपके पास आज डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट आता है वो फिजिक्स है। तो मैं फिजिक्स के साथ ही डील करूंगा। तो फिजिक्स क्या होता है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है दैट डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। जो भी हमारे सराउंडिंग एरिया में जो भी फिनोमिनन हो रहे हैं, ठीक है, नेचर में, ये नेचुरल सराउंडिंग में जो भी आपके पास फिनोमिनन हो रहे हैं वो हम सारा किस में स्टडी करेंगे? फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स आपके पास ये ब्रांच होगी किसकी? साइंस की। इसमें नेचर से रिलेटेड स्टडी किया जाएगा। नेचर में फिनोमिनन, जैसे आपके पास वाटर हाइट से नीचे गिर रहा है, ठीक है, उसी तरह से आपके पास जो है वो आपके पास जो ब्लू कलर है स्काई का वो है। आपके पास सन जो है वो रेडिश होता है इवनिंग और मॉर्निंग में, स्टार्स की ट्विंकलिंग है। ठीक है, इस तरह से कई ऐसे फिनोमिनन है जो हम यहाँ फिजिक्स में स्टडी करेंगे। अभी फिजिक्स की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें जो फर्स्ट वन ब्रांच आती है हमारे पास वो होती है मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स क्या है? ये आपके पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील्स करती है किसके साथ? जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके मोशन के साथ। ठीक है, जो भी वो, लेकिन उसकी स्पीड को भी ऑब्जर्व किया जाता है साथ में। ठीक है, और साथ में वो अ, मतलब हम जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि कोई व्हीकल जो है वो रोड पे मूव कर रहा है, या कोई बाइसिकल मूव कर रही है, या कोई कार मूव कर रही है, या रेलवे ट्रैक पे ट्रेन कोई मूव कर रही है। तो उसकी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं कि उसकी कितनी स्पीड है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वो कितनी देर के बाद किस स्टेशन पे पहुंचेगी। ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी जो हम इसमें स्टडी कर पाते हैं वो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए थे, जैसे आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था, थर्ड लॉ था। इसको आप ज़्यादा डिटेल में भी स्टडी करेंगे, लेकिन वो स्टडी करेंगे फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, जो न्यूटन के लॉज थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन बताई जा रही है कि ये सारी चीज़ें जो हम किस में स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस भी है, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो भी हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये डील करता है किसके साथ? जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके साथ डील करता है। ठीक है, आगे आपके पास नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो आती है थर्मोडाइनेमिक्स। देखो, थर्मो वर्ड से ही मीनिंग है, थर्मो मीन टेम्परेचर, डायनेमिक्स मीन चेंज करना। मीनिंग जिस फिजिक्स की ब्रांच में टेम्परेचर चेंज करेगा, मतलब हम किसके साथ डील करेंगे यहाँ पे? हम डील करेंगे फिजिक्स में हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ।
ये जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, ये आपके पास टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, इंटरनल एनर्जी के साथ चेंज करती है, और एनट्रोपी, एनट्रोपी का मीनिंग होता है रेंडमनेस, जो उसमें रेंडमनेस होती है उसके साथ भी डील करती है। तो इस ब्रांच को क्या बोला जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट आपके पास आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये बोला गया कि इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी चेंज कर रही है, डायनेमिक्स में चेंज होना। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, मतलब चैप्टर में ये जो टॉपिक है, जो मैंने बताया कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये डील करती है किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मैग्नेटिज्म के साथ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो जिसमें कूलम्स लॉ आता है, कूलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ऑर्स्टेड्स लॉ आते हैं, एम्पियर्स लॉ आते हैं, फैराडेज लॉ आते हैं, मैक्सवेल्स के लॉज आते हैं। ये सारी जो आती हैं ये ब्रांच होती है फिजिक्स की, ठीक है। और ये फिजिक्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही स्टडी किया जाता है। इसमें करंट जो है, कोई कंडक्टर करंट को कैरी करता है, और आपके पास कोई एंटीना है, उस एंटीना के थ्रू प्रोपोगेशन हो रही है, ठीक है, रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन हो रही है आइनोस्फीयर में। ये सारा जो आपके पास हम यहाँ पे जो स्टडी कर पाते हैं वो किसमें स्टडी कर पाते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही स्टडी कर पाते हैं। जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच आती है वो आती है साउंड। अभी साउंड क्या होता है? साउंड आपके पास, आपको पता है साउंड क्या होती है? साउंड जैसे किसी चीज का बोलना है, कि दो चीज का कोलिजन हो रहा है, दो आयरन प्लेट्स टकरा रही हैं, तो आपके पास वहां पे प्रोडक्शन किसकी हो रही है? साउंड की प्रोडक्शन हो रही है। तो ये जो आपके पास साउंड जो हम स्टडी करते हैं, ये भी ब्रांच किसकी आ गई? फिजिक्स की, जो किसके साथ डील करती है कि साउंड की नेचर कैसी है और वो प्रोपोगेट कैसे कर रही है, साउंड वेव कैसे जो आपके पास वैक्यूम में ट्रेवल कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, मीडियम में ट्रेवल कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, या टेम्परेचर का जो आपके पास इफेक्ट है वो साउंड वेव्स के क्या ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी जो चीज़ें हम कहाँ पर स्टडी कर पाएंगे? साउंड में। नेक्स्ट आपके पास आता है लाइट और ऑप्टिक्स क्या होती है। अभी नेक्स्ट ब्रांच जो आई फिजिक्स की वो आई लाइट और ऑप्टिक्स। लाइट मींस ये जो ब्रांच है फिजिक्स की वो डील करेगी नेचर में लाइट की प्रोपोगेशन कैसे हो रही है, मतलब लाइट की मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, उसको स्टडी किया जाता है इस ब्रांच में। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है आपके पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, टेलीस्कोप होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं हम किस चैप्टर में स्टडी करेंगे, किस बुक में स्टडी करेंगे, मतलब किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? वो लाइट और ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। और इसकी इंट्रोडक्शन आप 10th क्लास में कर चुके हैं, 9th में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप कर चुके हैं। तो ये सारी जो है वो फिजिक्स की ब्रांचेस है जो मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ और आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास आती है रिलेटिविटी। अभी रिलेटिविटी क्या होती है? रिलेटिविटी इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड कंपेटिबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जब कोई आपके पास ऑब्जेक्ट मूव तो करता है, लेकिन जब वो जिसकी जो मूवमेंट होगी वो कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल जब उसकी मूवमेंट होगी, तो उसको किस में स्टडी किया जाएगा? रिलेटिविटी में स्टडी किया जाएगा। ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच आती है, ठीक है जी। अभी देखिए नेक्स्ट जो आपके पास ब्रांच आती है फिजिक्स की, वो आपके पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्ली एंड देयर प्रॉपर्टीज। कि आपके पास ये डील करेगी एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। इट डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्ली एंड देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जाएगा, एटम के बारे में स्टडी किया जाएगा, एटम का न्यूक्लियस कैसा होता है, उसके बीच में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, किस फोर्स लगती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये स्टडी कर पाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, हम इसको स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है। पार्टिकल फिजिक्स का मीनिंग है कि इट डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच ए मैटर इज मेड अप। मतलब आपके पास जो मैटर जिस चीज से मिलकर बनी है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। बोलने का मीनिंग क्या हुआ? जैसे सॉलिड स्टेट की बात करें, केमिस्ट्री में भी आपने स्टडी किया होगा,
वहाँ पे आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइंस होते हैं, अमोर्फस होते हैं, उनके पास कौन सा सिंपल क्यूबिक होता है, आपके पास ये, या आपके पास मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको जो हम स्टडी करेंगे वो पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वांटम फिजिक्स। ये जो है वो पार्टिकल के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इलास्टिसिटी की बात करें हम, कोई पार्टिकल कितना इलास्टिक है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक है कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, तो ये जो सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी पार्टिकल्स की मैकेनिकल बिहेवियर को, वो हम स्टडी करेंगे क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है जी। तो ये तो आपके पास मैंने जो डिस्कस की हैं वो आपके पास फिजिक्स की ब्रांचेस डिस्कस की हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास नया जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसकी फिजिक्स जो हम ये स्टडी कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, फर्दर क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या उस चीज़ को हम आगे के इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट तो होगा, साथ में ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग सब्जेक्ट भी है। फिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। अब इस सब्जेक्ट एक्साइटिंग क्यों है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। फिजिक्स जो है वो डील करती है जो भी नेचुरल में आपके पास इवेंट्स हो रहे हैं, जो सराउंडिंग में आपके जो इवेंट्स हो रहे हैं, वेपोरेशंस हो रही हैं, वाटर आपके पास जो है फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है, सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, सनलाइट आ रही है आपके पास। ठीक है, इस तरह के जो फिनोमिनन आपके पास आते हैं वो फिजिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इसी के कारण ये साइंस की बेसिक ब्रांच है, इसको फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस भी बोला जाता है। अभी इसके बड़ा ही ज़्यादा ब्रॉड स्कोप है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें ब्रांचेस आती हैं। जैसे आपके पास मैकेनिक्स हो गया, मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको स्टडी किया जाता है। थर्मोडाइनमिक, इसमें आपके पास टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं हीट के साथ रिलेटेड है ये। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है ये। ऑप्टिक्स, लाइट के साथ रिलेटेड है। रिलेटिविटी भी मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर फिजिक्स आपको बता दिया। पार्टिकल फिजिक्स बता दिया। तो इसी के कारण जो है वो फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा एक्साइटिंग सब्जेक्ट बना हुआ है, और आगे और इससे ज़्यादा भी बन रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ भी हमारे पास इसका रिलेशन है। तो आगे हम बात कर रहे हैं, ये डील्स करता है काफ़ी ज़्यादा गैलेक्सीज के, यूनिवर्स के साथ डील करता है आपके पास, एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन के साथ। ये इसी तरह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के साथ क्या करता है, डील करता है। जो स्टडी ऑफ फिजिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। इसी के कारण जिसे लेंथ को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ये जो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं वो हम फिजिक्स में ही स्टडी कर पाते हैं। और कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि इसी के कारण, यही जो मेन कारण है, जो फिजिक्स है आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो केवल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के साथ, बट आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। नाउ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब फिजिक्स का मैंने पहले भी डिस्कशन किया आपके साथ कि फिजिक्स का जो रिलेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ भी है और सोसाइटी के साथ भी है। तो फिजिक्स हैज़ टू एस्पेक्ट्स। जो आपके पास प्योर फिजिक्स है वो आपके पास वो भी डील करती है नेचर के बारे में, और उसको कुछ नॉलेज आप गेन करते हैं। उस नॉलेज को गेन करने का आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, जिसके कारण आपके पास क्या होता है, ये अप्लाइड फिजिक्स बनती है आपके पास। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपके पास आ जाते हैं, जैसे एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, ये न्यूटन्स को आपके पास लॉज ऑफ मोशन आगे, और ये कुछ 300 ईयर एगो के आगे। या अभी इलेक्ट्रिकल पावर्स होती हैं, विच इज़ द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर्स हैं, ये सारी जो है वो बैकबोन है किसकी है, मॉडर्न इंडस्ट्री की। इट इज़ ड्यू टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे। जो ये सारी किसकी आपके पास इन्वेंशंस आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम, सॉरी, मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। इसी तरह से द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंप्यूटर हैं वो डिपेंड करते हैं कहाँ पे, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं सेमीकंडक्टर की। ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ पे स्टडी करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसी के साथ और उसी टेक्नोलॉजी को हम अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जैसे आज देखिए आप, आपके पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड टीवी आप यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी आप यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन आपके पास डे बाई डे एडवांस हो रहा है और उसी का चीज़ को आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी में यूटिलाइज हो रहा है ना ये सारा। तो सोसाइटी में जो सारी चीज़ें यूटिलाइज हो रही है उसका मतलब इसी चीज़ का जो रिलेशन है वो किसके साथ रिलेशन है, टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के साथ रिलेशन है। तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके मेरे पास आता है, वो आता है कि फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो उनका रिलेशन अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो रिलेशन आता है फिजिक्स का रिलेशन मेरे पास आता है मैथ्स के साथ। तो देखिए मैथ्स में बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, आप फिजिक्स में जितने भी आप मैथमेटिकल फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जो उसके टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं एज वेल एज फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस होगी, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे मैथ्स में भी यूज़ कर रहे हैं एज वेल एज फिजिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट रिलेशन आपके पास आता है, फिजिक्स इज द रिलेशन टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हम बात करें तो जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रैक्शन होती है किसके बीच में, जो पार्टिकल्स डील करते हैं किसके साथ, बॉन्डिंग के साथ। एक एटम आ गया आपके पास, दूसरा एटम आ गया, दोनों ने आपस में क्या किया, इंट्रैक्शन की, बॉन्डिंग की, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा जो हम स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर हो गया सब्सटेंस का, कि आपके पास एटम के बीच में सेंटर में पॉजिटिव पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं एज वेल एज केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं। इसी तरह से एक्सरे का हो गया आपके पास, रेडियो एक्टिविटी हो गई आपके पास, इसी तरह से कुछ पीरियोडिक टेबल हो गया आपके पास, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसके जो आपके पास एटॉमिक नंबर होते हैं एलिमेंट्स के, वो भी उनको फिजिक्स में यूटिलाइज होते हैं हमारे पास। तो फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बायोलॉजी के साथ। तो बायो के साथ भी फिजिक्स का रिलेशन है। देखिए क्या सी, अभी देखिए बड़ी सिंपल सी बात आपके पास आ गई। आप अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास आपके हार्ट की जो है वो वर्किंग है, आपके पास कुछ ऑप्टिकल, आपने मान लिया कि ऑप्टिकल फाइबर से आपने उस स्टोमक को स्टडी करना है, तो ऑप्टिकल फाइबर इज इन्वेंशन ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किसकी इन्वेंशन है, वो भी इन्वेंशन है किसकी, फिजिक्स की। और उसको आप इंप्लीमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं बायोलॉजी में। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहे हैं फिजिक्स का और उसकी जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो हेल्प करता है टू अस टू नो द ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग का ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। और उसको वो उसका हार्ट की वर्किंग कैसे हो रही है। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज की बात की जाती है, हैज मेड इट पॉसिबल टू, जितनी भी आपके पास क्या होती हैं डिजीजेस होती हैं उसको जो आप स्टडी कर पाते हैं, वो भी आपके पास पॉसिबल टू डायग्नोज various diseases in the body and fracture in the bones. The optical and electron microscopes are helpful in the study of various organisms. High energy radiations like ultraviolet rays, gamma rays, जो भी स्किन की प्रॉब्लम को क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, कैंसर की प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं, उसको हम कैसे जो है वो बोलने का मीनिंग है किस तरह से उसको हम फिजिक्स के थ्रू बायो में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन आप ये बता सकते हैं कि फिजिक्स का रिलेशन जो है बायो में भी है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आ रहा है, जो आपके पास कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है जियोलॉजी। जियो का मीनिंग क्या होता है, अर्थ। तो बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जियो मीन अर्थ, और अर्थ से रिलेटेड हुआ रॉक्स, क्योंकि अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो होता है उसके जो कोर होता है, मेंटल होता है,
और आपके पास उसके बीच में आपके पास रॉक्स होती हैं। तो जो फिजिक्स है वो जियोलॉजी के भी साथ रिलेटेड है, क्योंकि जियोलॉजी में आप रॉक्स की स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ जो आपके पास आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, वो यूजफुल होती है टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रॉक। काफ़ी ज़्यादा जो रॉक्स होती हैं उसको स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी हैज़ हेल्प्ड अस टू नो द एज ऑफ रॉक्स एंड फॉसिल्स। जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी होती है वो किसके बारे में बताती है, आपके पास जो एज होती है रॉक्स की उसके बारे में बताती है, और फॉसिल्स के बारे में बताती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है फिजिक्स इन रिलेशन टू मेट्रोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू मेट्रोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द टेम्परेचर हेल्प अस टू फोरकास्ट द वेदर। फिजिक्स का जो रिलेशन है वो मेट्रोलॉजी के साथ भी है। अभी आपको ये पता चल जाता है कितने दिन पहले कि आज बारिश होनी है कि नहीं होनी है, अगले कल तूफान आएगा कि नहीं आएगा, स्टॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे आपके पास डिजर्ट में कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो ये सारी जो स्टडी है वो भी फिजिक्स के थ्रू ही होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपके पास जो फिजिक्स का उसके साथ रिलेशन है मेट्रोलॉजी के साथ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है फिजिक्स इन रिलेशन टू द सेंसोलॉजी। जो मूवमेंट होती है अर्थ क्रस्ट की, टाइप्स ऑफ वेव्स आती हैं आपके पास जो प्रोड्यूस होती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, देयर इफेक्ट जो होता है वो भी आपके पास किसकी स्टडी आती है? सेंसोलॉजी की। इसमें भी काफ़ी तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, पी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एस वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो आप इसको जैसे जियोग्राफी में भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी इसको स्टडी किया जाता है, जो अर्थक्वेक्स जो होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का रिलेशन किसके साथ आ गया? सिम्सोलॉजी के साथ भी आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। अभी देखिए फिजिक्स का जो है वो आपके पास जो रिलेशन है वो एस्ट्रोनॉमी के साथ भी है। एस्ट्रोनॉमी आपके पास जो आती है, जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैज मेड इट पॉसिबल टू स्टडी द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सोलर सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं, गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे हैं, आपके स्टार्स को स्टडी कर रहे हैं, कैपलर्स ने लॉ दिए, न्यूटन्स ने लॉ दिए, कैपलर्स लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको आपके पास प्लैनेट को स्टडी करने के लिए ग्रेविटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा रही है, ठीक है। वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ पे कितनी होगी, सरफेस पे कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो एस्ट्रोनॉमी में ही स्टडी की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो आप लोगों को मैं खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट फिजिक्स रिलेशन टू द सोसाइटी। आपको फिजिक्स का रिलेशन बताना है सोसाइटी के साथ, मतलब फिजिक्स का सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशन है। तो अपने आप इस आंसर को बनाइए, क्योंकि जो जितना भी आपको मैंने ये सारा मटेरियल बताया हुआ है, इस सारे को आप क्या करो, सोसाइटी के साथ लिंक्ड कर दो। मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट को लो और उसको सोसाइटी के साथ लिंक्ड कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इन्वेंशंस हैं वो सोसाइटी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप इस आंसर क्वेश्चन का आंसर भी खुद दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है फंडामेंटल फोर्सेस। अभी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या होती है? देखिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यहाँ पे आपके पास 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर में आती हैं। तो फर्स्ट आपके पास फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो आपको ये पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें आपके पास 2 मासेस आते हैं, एक m1 होता है, दूसरा m2 होता है। जब ये 2 मासेस आते हैं उसको r डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, और a और b 2 पॉइंट्स आते हैं, तो आपके पास जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। जो 2 मासेस के बीच में डिस्टेंस होता है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर आप इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर आपने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया तो आपके पास आता है F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे g की वैल्यू आपके पास आती है 6.6710 रेस्ट पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, और ये दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल जी जो होता है। और आपके पास
ये जो फोर्स होती है जो कि दो मासेस के बीच में लगती है और वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? आप बोलेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और ए पार्टिकल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the inversely and inversely proportional to the square of the distance between these particles or bodies. These forces shows action is equal to reaction, means इस केस में एक्शन जो है वो रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। अभी इसी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की। तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें आपके पास बोला ये जो फोर्सेस होती हैं वो हमेशा टू बॉडीज के बीच में ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इसमें हमेशा एक्शन और रिएक्शन दोनों आपके पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है साथ में। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया कि वो दीज फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरनिंग मीडियम। वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं? जो उसके बीच में क्या होता है, मीडियम होता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। These forces does not depend upon the presence of the other bodies। बोलने का मीनिंग क्या है कि एक बॉडी आपके पास है और साथ में दूसरी बॉडी को भी रखा गया है या दूसरे ऑब्जेक्ट को भी रखा गया है, तब भी उसके ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस फोर्सेस इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ये जो फोर्स होती है वो काफी ज्यादा लंबी फोर्स होती है। आगे ये बोला गया था ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट को मैं एक बार से आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। लॉन्ग रेंज फोर्स कैसे होती है? देखिए, आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो हमेशा प्लैनेट्स के बीच में होती है। ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है, एक प्लैनेट आपके पास अर्थ यहाँ पे है, सन कहीं पे है, मून कहीं पे है, मार्स कहीं पे है, जुपिटर कहाँ पे है। तो इसकी रेंज क्या हुई? मतलब डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसकी रेंज भी क्या हुई? काफी ज्यादा हुई। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? वो कंजर्व रहती है। इसका मीनिंग क्या हो कि जो वर्क डन बाय द फोर्स किसी बॉडी पे होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो पाथ फॉलो किया जाता है। आपको आगे मैं स्टडी करवाऊंगा कि आपके पास ये फोर्सेस कैसी होती हैं। जो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो कैसी होती हैं। अभी तक आप इतना ही ध्यान रखिए कि वो पाथ के क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके पास आते हैं। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप्स द अर्थ और एनी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें आपके पास क्या होता है? सोलर सिस्टम में जो सन होता है वो सेंटर में होता है, दूसरे प्लैनेट इसके अराउंड मूव करते हैं। द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। टाइड्स ऑफ द ओशंस, अभी टाइड्स की फॉर्मेशन होती है ओशंस में। आपके पास दो तरह के टाइड्स होते हैं, एक स्प्रिंग टाइड्स होता है, एक नीप टाइड्स होते हैं। तो वो भी आपके पास मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी के कारण होते हैं। तो ये आपके पास जो हो गए वो एडवांटेज किसके आगे? ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की, विद एग्जांपल्स। ठीक है जी। अभी देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने पहले भी बताया आपको कि फोर्सेस हमारे पास चार तरह की होती हैं। फर्स्ट फोर्स तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। अभी जो मेरे पास नेक्स्ट फोर्स आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मीनिंग क्या है कि ये आपके पास चार्जेस से रिलेटेड है। यहाँ पे चार्जेस हैं आपके पास। ठीक है, और चार्ज आपको पता है कि चार्ज क्या होता है? चार्जेस होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आप किसी दो बॉडीज को रब करते हैं तो रबिंग के थ्रू जो होता है वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। और जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो एक जो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, दूसरा क्या करता है? नेगेटिव चार्ज गेन करता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपके पास दो चार्जेस के बीच में डिपेंड करेगी। एक Q1 चार्ज ले लिया आपने, एक दूसरा Q2 ले लिया। अभी चार्जेस यदि आपके पास हैं तो उसको सेपरेट किया जाएगा किसी डिस्टेंस के थ्रू, और वो डिस्टेंस आपने R ले लिया। तो आपने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द Q1 और Q2 दो चार्जेस के बीच में, उसको आप सेपरेट कर रहे हैं R डिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, और Q1 Q2 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है चार्जेस का। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? इसको कुछ वैल्यूज है चार्ज की, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम।
इसके 2 कूलम 3 कूलम, 2 कूलम तो कम वैल्यू हुई, मान लिया मैंने 10 कूलम ले ली, वैल्यू 11 कूलम ले ली, 12 कूलम ले ली। तो इस तरह की जो वैल्यूज आती हैं मेरे पास, वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। अभी देखिए, ये जो लो है आपके पास कूलम्स लो, वो आप ज़्यादा स्टडी करेंगे 12th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा हिंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जो फोर्स बिटवीन द दो चार्जेस के बीच में होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ Q1 और Q2, उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में डिस्टेंस के। यदि डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा होगा तो जो फोर्स होगी वो वीक होगी, और डिस्टेंस यदि कम होगा तो फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आपने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, तो आपने लिखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जहां पे आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, वो आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी। तो देखिए, इसमें भी वही लॉ आपके पास एप्लीकेबल होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। और न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें F12 जो होता है वो होता है माइनस F21 के। ठीक है जी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास वही प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात क्या है, ये अट्रैक्टिव भी होती है एज वेल एज क्या होती है, रिपल्सिव भी होती है। बोलने का मीनिंग क्या हुई, दो चार्जेस दोनों क्या हो गए, लाइक हो गए। लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई, या तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो वो क्या कर देगी, रिपेल करेगी। लेकिन एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, तो वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह से, लेकिन यही फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होती है। यदि मैं बात करूं ग्रेविटेशन फोर्स की, तो वो हमेशा ये क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है। तो कई बार कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स, तो उस केस में आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगा ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि वो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो रिपल्सिव नहीं होती है। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है लॉन्ग रेंज फोर्स। अभी ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। ठीक है, आप एक चार्ज को यहाँ पे रख लो, उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, दूसरे चार्ज को परे ले जाओ, उसका भी अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो ये भी आपके पास कौन सी आ गई, लॉन्ग रेंज फोर्स आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। साथ में ये कौन सी फोर्स होती है, ये सेंट्रल फोर्स होती है। और ये जो सेंट्रल फोर्स होती है किसको ओबे करती है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ये फोर्स हमेशा क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। एग्जाम्पल में ये बोला गया कि द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब आपके पास न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव करते हैं, वो जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से आपके पास 2 और मोर एटम्स थे, उन दोनों को आपने क्या किया था, किसी थ्री चीज के थ्रू क्या किया था, हेल्ड किया था। तो उसके बीच में जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और किसकी फॉर्मेशन करती है, मॉलिक्यूल की। द इलास्टिक फोर्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलास्टिक फोर्स होती है उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। अभी देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं कि आपके पास दो कॉम है ना, बोला कि आपके पास दो कॉम हैं, और द कॉम अट्रैक्ट्स द ड्राई एयर व्हेन रब्ड विद ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने कॉम ली और कॉम को आपने सिर के ऊपर क्या किया, रब किया। जब कॉम को आपने सिर के ऊपर रब किया, तो रब करने से वहां पे किसकी जनरेशन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जनरेशन हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपके पास आता है, वो थर्ड आपके पास फोर्स आ गई, और वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटोन। आपको पता है कि जब आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, जब आपके पास ये सेंटर में न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड, सेंटर में न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। लेकिन वो जो न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और वो जो इसकी कॉम्बिनेशन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उसको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। और जो फोर्स उसको होल्ड करके रखती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन साइड द न्यूक्लियस, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है जी। अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके पास आते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज आती हैं। ये जो फोर्स होती है वो हमेशा ही क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। जैसे पिछली फोर्स में देखा आपने, वो अट्रैक्टिव भी होती है, साथ में क्या होती है, रिपल्सिव भी होती है। लेकिन ये फोर्स हमेशा ही क्या होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर होती है।
आगे ये बोला गया कि इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, ये हमेशा क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ठीक है। अंडरस्टूड सी बात है, एटम के साथ रिलेट कर रहे हैं तो एटम आपके पास स्मॉल साइज में होगा तो स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्स ही होगी। इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल का मीनिंग क्या, वो एक लाइन में नहीं आती है, नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। और एक लो आपके पास होता है, इस लो को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो, जो आप हाई क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ये उसको भी ओबे करती हैं कि कौन सी फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इस चीज़ को भी क्या करती हैं, आपके पास इस चीज को भी फॉलो करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्सेस थी वो आपके पास कंप्लीट हो गई। अभी आपके पास जो फोर्सेस थी वो कंप्लीट हो गई थी, वो आपके पास मैंने फोर्सेस बताई थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद आपके पास, ठीक है, बाकी जो आपके पास फोर्सेस आती हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, उसके ऊपर नोट जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे बनाने की, ठीक है जी। वो भी इसी तरह से रिलेटेड है, तो प्लीज इस चीज के लिए आप बुक से कंसर्न करेंगे। अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ठीक है जी। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज की हम बात करें, चलिए जी, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज की बात करें तो द वेरियस फिनोमिनन अकरिंग इन नेचर आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज। मतलब आपके पास नेचर में कुछ फिजिकल लॉ भी क्या किए जाते हैं, ओबे होते हैं। तो उसको हम, ये जो जितने भी लॉ हमारे पास ओबे होते हैं, जो नेचर में होते हैं, वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, वो सर्टेन लॉज होते हैं। दीज लॉज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, वो किस में आपके पास एक्सप्रेस होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में। जैसे मैंने बोला क्वांटिटीज लाइक चार्ज हो गया, मास हो गई, एनर्जी हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, द लॉज गवर्निंग द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज इन ए नेचर आर नोन एज द कंजर्वेशन लॉज, मीनिंग सारी चीजें क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, ठीक है। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, ऐसा सिस्टम जो काफी ज्यादा पार्टिकल से या बॉडी से कंसिस्ट होता है। एनी सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती है, मतलब वो आइसोलेशन पे, आइसोलेशन मतलब उसके साथ कोई भी चीज क्या कर रही है, इंटरेक्ट नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रूम लिया और रूम में आपने अपनी बुक रख दी और उस बुक को काफी टाइम तक आपने टच नहीं किया, ना तो देखा, तो इसका मतलब वो आपके पास क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो देखिए, मैंने ये बोला कि आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन द कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम की हम बात करें तो जो चार्ज होता है वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि इफ एन अनचार्ज ग्लास, आपने अनचार्ज ग्लास रोड ले ली, उसको आपने रब किया किसके साथ, अनचार्ज सिल्क क्लॉथ के साथ, दोनों के साथ रब किया, द ग्लास रोड बिकम पॉजिटिव, ग्लास रोड के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव, सिल्क के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव का। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रोड इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए आपके पास, ठीक है जी। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो देखिए, ये अनचार्ज ग्लास रोड थी, ये आपके पास कि अनचार्ज सिल्क क्लॉथ था, उन दोनों को रब किया, दोनों को रब करने के बाद दोनों के पास चार्ज ट्रांसफर हो गया, लेकिन नेट चार्ज यहाँ पे क्या रहा, 0। नेक्स्ट आपके पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की बात करें तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जिसको बोला गया था मास एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज, मीनिंग मास और एनर्जी जो है वो मास और एनर्जी में चेंज हो रही है, एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मास में चेंज हो रही है। तो ये जो लॉ दिया था वो आइंस्टाइन ने लॉ दिया था, और इसके थ्रू जो है आपको पता है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, जहाँ पे c जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10